वेलकम बैक टू सारथी पीसीएस। सारथी पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे आरओ एआरओ मेंस की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और इसमें अब तक हमने लगभग 4 एसेज कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे तीसरे नंबर का जो लेटर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे राइटिंग में 4 ऐसे होने के बावजूद अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे में बहुत सारी त्रुटियां आपको देखने को मिल रही हैं और अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब उसी को हम और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे और इसी को लेकर के ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग की हम बात करें जो अभी आपका होने वाला है पेपर नंबर 3। तो पेपर नंबर 3 आपका ऐसे राइटिंग है और इसमें आपका कुल 3 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलेगा। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। तो इसको हम डिवाइड करते हुए चलें तो 3 ऐसे आपके पास हैं, 3 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। उन्हीं 3 क्वेश्चनों को यदि हम डिवाइड करते हुए चलें तो आपके पास 60 मिनट प्रत्येक ऐसे के लिए होंगे। तो ये 60 मिनट आपको प्रत्येक ऐसे के लिए दिख रहे हैं, 60 मिनट ईच। ठीक, अब 60 मिनट में आपको ऐसे लिखना है। किस तरीके से आप लिखोगे, अभी हम सबसे पहले एक ऐसे की बात कर लेते हैं, यानी कि 60 मिनट का जो टाइम होगा उसको आप किस तरीके से यहाँ पर बांट सकते हैं। पहला जो 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा, इस 60 मिनट को आप 3 भागों में अपना डिवाइड कर लेंगे। इन 3 भागों में जैसे पहला आपका 10 मिनट का टाइम होगा, फिर 40 मिनट का टाइम होगा और फिर लास्ट में आपके पास 10 मिनट का और टाइम यहाँ पर होगा। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पहला 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, इसमें आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। पहले अपना टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद इसी 10 मिनट में आपने जब टॉपिक को सिलेक्ट किया तो उसका एक रफ फ्रेम आप बनाओगे। यानी कि आपके पास 10-12 पेज एक ऐसे के लिए मिलेंगे, उसमें से लास्ट 1-2 पेज आप फ्रेमिंग कर सकते हो या ऐसे का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। किस तरीके से ऐसे का स्ट्रक्चर बनेगा अभी हम लास्ट में समझाएंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन सकता है। ठीक, तो उसको भी आप देखते हुए चलना, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना। आपको मैं समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि आप ऐसे को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और ये किस तरीके से आपका जो ऐसे राइटिंग है उसमें हेल्प करेगा। तो पहला 10 मिनट का जो टाइम है आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो ऐसे का जो स्ट्रक्चर है या हम इसी को कहेंगे फ्रेम। ठीक, तो ऐसे का जो फ्रेम है या फ्रेमिंग है या स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपको करना है, ये पहले 10 मिनट में आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। और हार्डली अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 10 से 15 मिनट का टाइम इसमें आपको लगना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको 40 मिनट का जो टाइम मिलता है, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर जो ऐसे है इसको फ्रेम किया है या इसका स्ट्रक्चर बनाया है, उसको आप अगले 40 मिनट में अपनी नोटबुक पर उतारने वाले हैं। यानी कि इसमें हम ऐसे को लिखेंगे, यानी कि आपका जो राइटिंग वाला काम है वो इस 40 मिनट में होने वाला है। ठीक, इसके बाद जो अगला 10 मिनट का जो टाइम आपके पास मिलेगा, ये 10 मिनट का टाइम एक आपका रिव्यू, पहला जो आपने लिखा है उसको रिव्यू करना है इसी 10 मिनट में। और इसके बाद यही जो 10 मिनट का टाइम है आपने अच्छे से रिव्यू कर लिया, इसके बाद जो आपका जो ऐसे है आप उसकी सजावट में ये टाइम दे सकते हो। सजावट या हम इसे डेकोरेशन कह सकते हैं या क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन करनी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो ये लास्ट 10 मिनट में आप देखोगे और एक नज़र आप मारोगे अपने ऐसे पर और जहाँ जहाँ पर कोई कमी आपको दिखती है वहाँ वहाँ पर उन कमियों को सुधार करते हुए इस 10 मिनट में आप चलोगे। क्योंकि हम जब इतने स्पीड से ऐसे को लिखते हैं, आपके पास 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, उसमें से भी हार्डली मान के चलो 30 से 35 मिनट का टाइम आपको लिखने के लिए होता है। तो उस 30 से 35 मिनट में जब आप स्पीड से लिख रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई वर्ड बीच से छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है, जिससे आपका जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो आप इस 10 मिनट में
अपने पूरे एस्से को एक बार रिव्यू करोगे और देखोगे कहीं पर कोई शब्द छूटा तो नहीं है, या कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, या कहीं पर कोई डेटा गलत तो नहीं लिख लिया है, तो इसको आप इस 10 मिनट में सुधार करोगे। ठीक, और इसी के साथ कहाँ पर अंडरलाइन करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये आप इसी 10 मिनट में देखोगे। ठीक, इतना तो रहा आपका जो 60 मिनट का टाइम है, इसमें आपको क्या क्या करना है। अब मोस्टली चीज़ क्या है, जो टाइम मैनेजमेंट है। आपको हर ऐसे के लिए टाइम मैनेज करना है, यानी कि जैसे हमने देखा हमारे पास पेपर आया, हमने देखा पहला 60 मिनट हम पहले ऐसे के लिए देंगे, दूसरा 60 दूसरे ऐसे के लिए, तीसरा 60 तीसरे ऐसे के लिए। हो सकता है आपने जो पहला ऐसे जो चुना है वो आपको इतना अच्छा लगा कि आप उसको लिखते लिखते उसी में डूब गए और आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम उसी में लग गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब 1 घंटे का टाइम आपके पास बचा है, उसमें आपको 2 ऐसे पूरे करने होंगे, तो आप सीधे क्या करोगे, उस ऐसे को किसी भी तरीके से फिनिश कर लोगे, तो आपका यहाँ पर सीधे सीधे बाहर होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो इस वजह से आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट अपना करोगे और एक एक घंटे में तीनों ऐसों को बांट लोगे। ठीक, तीनों निबंध आपने एक एक घंटे में बांटे, उसके बाद आप उसमें 10 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट इस तरीके से उस 1 घंटे को डिवाइड कर लीजिए। आपका ऐसे सबसे बेहतरीन होने वाला है। अब आगे चलते हैं, वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट क्या होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने सिलेबस तो देख लिया होगा, 600 वर्ड आपको यहाँ पर ऐसे में लिखने हैं, और ऐसा नहीं कि आपने गिन करके 600 वर्ड लिखने हैं। ठीक, 600 वर्ड गिन करके नहीं लिखने हैं, ये एक आइडिया होता है, और ये आपका 500 से 700 वर्ड के बीच में आपका ये चला जाता है। तो आपको इस पर घबराने की बात नहीं है। आपके जितने भी पेज दिए गए हैं आपको कम से कम 5-6 पेज इस पर लिखने होंगे, तो एक लाइन में लगभग आपके 6 से 7 वर्ड वहाँ पर आते हैं। अगर आप मेंस की कॉपी देखोगे 6 से 7 वर्ड आपके एक लाइन में आते हैं, और इसी को मान करके चलो आपको लगभग 95 से 105 लाइन के बीच में आपको अपना ऐसे समाप्त करना है। ठीक, इतना हो गया। फिर आपके पास जो ऐसे आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और तीनों क्वेश्चन क्या होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन 35 मार्क्स का, दूसरा 35 मार्क्स का, तीसरा 30 मार्क्स का। तो 35 और 30 में ये डिवाइड होंगे, और इस तरीके से आपका ये 100 नंबर का ये ऐसे हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन। कौन सा इंट्रोडक्शन आपके लिए सबसे सुटेबल होने वाला है, या कौन सा इंट्रोडक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा जब मैं आपकी कॉपी चेक करता हूं तो उसमें मैं कहता हूं कि आपने जो शुरुआत करी है ऐसे कि आपका जो इंट्रो पार्ट है, या आपने जो सूचनाएं दी हैं शुरुआत में, वो बेहतरीन है, या किसी ने अगर अंत किया है, कंक्लूजन अच्छे से लिखा है, तो मैं उसको कहता हूं कि आपने जो ऐसे की समाप्ति करी है वो बेहतरीन है, आपने अच्छे तरीके से अपने ऐसे समाप्त किया है। तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक, किसी के घर में आप जा रहे हो, और घर के गेट से जैसे ही आप अंदर घुसे तो आपने देखा यहाँ बर्तन गिरे हुए हैं, यहाँ जूते चप्पल गिरे हुए हैं, यहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है कि आप यहीं से वापस लौट जाएं और आप यहीं से आइडिया लगा लें कि अंदर घर कैसा है, कि बाकी इनके जो कमरे हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, इसी से आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक, अगर इसी में देखें, वो अगर गलती से अंदर घुस भी गया, अब उसने देखा कि यहाँ पर जो कमरे हैं अच्छे तरीके से सजे हुए हैं, तब जा कर के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही कोई आपके घर में घुसता है तो आपने देखा होगा सबसे पहले जो मीटिंग हॉल है वो बनाया जाता है, अच्छे तरीके से उसे सजाया जाता है, ताकि बाहर का कोई भी आदमी आए तो इसमें बैठे आराम से, अगर उसे घर देखना है उसके बाद वो घर में जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे को इस तरीके से सजाना है। अपना जो इंट्रो है, जो आपका मीटिंग हॉल है, इसको आप इंट्रो समझ के चलिए। ठीक, यहाँ पर आप जैसे घर में कोई आपके घुसा तो वो सबसे पहले इंट्रो देखेगा, आपका जो मीटिंग हॉल है वो किस तरीके से बना हुआ है, कितने अच्छे ढंग से आपने सजाया हुआ है। अगर उस बंदे को आपका जो मीटिंग हॉल है वो अच्छा लगता है तो वो और इच्छा जताएगा कि आपके और कमरे देखने की, कि ये किस तरीके से इन्होंने सजाए हुए हैं। और अगर ऐसा हो गया, वो मीटिंग हॉल से ही वापस चला गया देख करके कि ये बहुत बेकार तरीके से इन्होंने इस कमरे को रखा हुआ है, तो आपको मार्क्स मिलने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। उसने देखा आपका मीटिंग हॉल अच्छे से सजाया हुआ है, फिर वो जाएगा आपके बाकी कमरों में जाएगा। ठीक,
देखेगा किस तरीके से है। फिर हो सकता है कुछ और भी आपने वहाँ पर रखा हो, उनको भी वो देख ले। तो अगर आपके कमरे भी अच्छे हैं फिर वो उससे और आगे बढ़ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने मीटिंग हॉल से रूम तक, रूम से बाकी आगे भी उसको ले जाना है। और अगर जो एग्जामिनर है वो लास्ट तक आपके कंक्लूजन तक पहुँच जाता है तो आपको वो नंबर देने में कहीं भी संकोच नहीं करेगा। वो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर दूं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऐसे इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपने लिखा हुआ है एग्जामिनर को मजबूर करे कि आपके कंक्लूजन तक एग्जामिनर पहुंचे, कि आपको कहीं पर भी एग्जामिनर को बोर नहीं करना है। अब आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, किसी एस्से को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। जो इंट्रो पार्ट है एस्से का, इसमें हम 5-6 चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। ठीक, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप जो एस्से है उसको एक स्टोरी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं या एनेक्डोट के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ज़्यादा अलग नहीं है। इनमें क्या होता है, स्टोरी जो होती है, अगर आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी है जिसमें कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, उन जैसे कैरेक्टर उसमें लिखे गए हैं, आप उनको भी यहाँ पर समायोजित कर सकते हैं। और उसी जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, ठीक, चाहे आपने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं या किसी की भी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो उसको लेकर के आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, एक स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। वो स्टोरी यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है, ठीक, तो कभी भी क्या होता है, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आप आगे जाते हो कि और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा। तो इसी तरीके से अगर आप स्टोरी लिखते हो तो एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आता है कि आप और आगे क्या लिखने वाले हो। तो सबसे पहले आप स्टोरी यहाँ पर लिख सकते हो। एनेक्डोट भी इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, या आप अपने दिमाग से उसी समय कुछ स्टोरी बना सकते हो, तो ये भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक, तो शुरुआत आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तीसरा है, आपने कुछ लिखा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा क्या किया गया है, या बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें फ्रेम कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो ऐसे को शुरू करने के लिए। तीसरा है, आप सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा जो भी रिपोर्ट निकाली गई है, ठीक, तो आप उन रिपोर्टों का भी यहाँ पर सहारा ले सकते हैं। तो उससे भी आप अपने एस्से को शुरू कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जब मैं आपके ग्रुप में कॉपियाँ भेजता हूँ तो बहुत सारे लोग जो कोट्स हैं उनसे भी एस्से को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं लिखने के लिए, तो आपको कुछ ऐसे कोट्स कि अपनी एक डायरी बना देनी है जो हर जगह काम आ सकते हैं, या आपके पास जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों से रिलेटेड आप 5-5, 6-6 कोट्स को याद कर सकते हैं। और ऐसे कोट्स आप याद कर सकते हैं जो हर जगह काम आ सकता है, या अगर कोई टॉपिक आता है तो ऐसे कोट्स आप याद करना जो मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर सकता है। तो इस तरीके से आप कोट्स को भी लिख सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग इस तरीके से कोट्स भी लिखते हैं। अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे की, तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर ही हैं जो आजकल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कोट्स निकाल रहे हैं और उसके बाद लिख दे रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी कोट्स, वही कोट्स लिखना है, वही कोट आपको यहाँ पर लिखना है जो आपको याद रहे, एग्ज़ाम तक याद रहे। अगर आपने यहाँ पर लिख लिया और आप एग्ज़ाम में चले गए, यही क्वेश्चन आ गया, आपको कोट याद नहीं है, तो आप किस तरीके से निबंध को शुरू करोगे, इस पर भी ध्यान देना। ठीक, तो कोट वही लिखना जो आपको याद हो जाए, और वही तभी आप उस कोट को लिखना जब आपको वो याद हो सके। आपको याद हो गया उसके बाद उस कोट को लिखना, तो आपको आगे भी वो हेल्प करेगा। और मेरी आप लोगों के लिए राय यही है कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड 5-5, 6-6 कोट्स ऐसे याद कर लीजिए जो बहुत सारे जगह, बहुत सारे निबंध को कवर कर सके। ठीक, तो एक ये हो गया। तीसरा है, नेक्स्ट है, छठवां जो पॉइंट है वो है, आप फैक्ट, डेटा या स्टैटिक्स, इसको लेकर के भी अपना जो एस्से है उसको शुरू कर सकते हो। और लास्ट, जो सबसे लास्ट है, ये है डेफिनेशन। और अगर आपके पास इनमें से, जो आपके पास 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन से अपना एस्से शुरू कर सकते हो। और ये सबसे बेकार पॉइंट यहाँ पर है, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक, ऐसे को आप छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको डेफिनेशन से आप इसे शुरू कर सकते हो। मैं आपको एक और राय देना चाहूँगा कि इसमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगता है, एक स्टोरी
या एनेक्डोट, दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। क्वेश्चन या कोट्स, इनसे आप शुरू कर सकते हो। कोट की जगह पर आप पोएम भी लिख सकते हो, इनसे आप शुरू कर सकते हो। आपके पास 3 ऐसे आते हैं, कोशिश करना कि तीनों ऐसे आप अलग अलग तरीके से शुरू करो। एक ऐसे आएगा, उसको आप स्टोरी बेस या एनेक्डोट से शुरू कर सकते हो। दूसरा ऐसे आएगा, आप उसे कोट से शुरू कर सकते हो। तीसरा ऐसे आएगा, आप इनमें से कोई भी आप उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों ऐसे में एक जैसा आप शुरुआत नहीं करनी है। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना। 3 ऐसे आएंगे, तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखना, या कोई भी 2 क्राइटेरिया चूज कर लेना। 2 ऐसे एक क्राइटेरिया पे शुरू करना, 2 ऐसों का इंट्रोडक्शन एक क्राइटेरिया से शुरू करना, और एक ऐसे का इंट्रोडक्शन अलग क्राइटेरिया से शुरू करना, जो भी आपको बेस्ट लगता हो। ठीक, इतनी मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और हम आगे चलते हैं। अब आपने सुना होगा, इंटरनेट पे आप सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा एक अच्छा ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, और वहाँ पर हमेशा आपके पास थीसिस स्टेटमेंट रहा होगा। और अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि थीसिस स्टेटमेंट हम कहते किसे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें। जब आप ऐसे को शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन आप लिखते हो, 600 वर्ड का आपका ऐसे है, तो लगभग आप 100 शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन समाप्त करने की कोशिश करना। ठीक, तो 100 से ज़्यादा शब्द आप मत लिखना इंट्रोडक्शन में। ठीक, 100 शब्दों के अंतर्गत ही आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होना चाहिए। ठीक, इंट्रोडक्शन को इस तरीके से लिखना ताकि एग्जामिनर पर वो अपना छाप छोड़ सकें। और जो अब मैंने आपको 7 पॉइंट लिखे हैं, इनमें से जो ऊपर के 6 पॉइंट हैं, इनमें से आप किसी पर भी अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसी में आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, ये लिखें या ना लिखें। तो बच्चों, थीसिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, और कभी भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको जो आगे आप लिखने वाले हैं, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर देना है। आपको 3-4 लाइन में अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन आपको क्लियर नहीं करना है कि आपको आगे क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना है, या आपका ऐसे आगे किस तरीके से जाने वाला है, ये कहीं पर भी शो नहीं करना है। एग्जामिनर के माइंड में भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रहने देना है, ताकि एग्जामिनर के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि आप आगे क्या लिखना चाहते हो। ठीक, तो ये चीज़ें आप देख लेना। थीसिस स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखना ताकि एग्जामिनर क्लियर ना हो कि आप आगे लिखने क्या वाले हो। ठीक, तो और आगे बढ़ते हैं। अब मेन बॉडी, इसमें क्या होती है? मेन बॉडी में आप क्या क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? तो दोस्तों, आपके पास कोई भी टॉपिक आता है, आपने इंट्रो लिखा है, इंट्रो आपने अच्छा लिखा है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी है तो आगे एग्जामिनर पढ़ेगा। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपका शुरू होता है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में आप किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं? तो मेन बॉडी में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपकी जो मेन बॉडी आप लिख रहे हैं, उसमें जितने भी पॉइंट आप लिख रहे हैं, जो मैं आपको लास्ट ऐसे में बता चुका हूं, वो पॉइंट भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक, वो पॉइंट आपको जरूर ऐड करने हैं। और उसके अलावा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपना अच्छा ऐसे लिखने के लिए। ठीक, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला मेन बॉडी आपका होता है, अगर आप जितने भी पॉइंट अपने मेन बॉडी में लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी मेन बॉडी में समायोजित कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, यानी कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास क्वेश्चन आया और आप उस क्वेश्चन को लिख रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हैं, और आपने सबसे पहला हिस्टोरिकल एविडेंस दिया कि पहले क्या हुआ था, फिर आप सोशल पे आ गए, फिर आप मेडिवल हिस्ट्री में आ गए, फिर आप इकोनॉमिकल पे आ गए, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, और आपको सबके लिए अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाना है। दूसरी समस्या आप लोगों के सामने क्या आती है? सपोज आप लिख रहे हैं, ठीक, आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देना है। आपने लिखा कि प्राचीन भारत, ठीक, एंसेंट इंडिया आप लिख रहे हैं, या प्राचीन हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री आप लिख रहे हैं। तो इसमें आप क्या करते हो? प्राचीन के लिए एक अलग सा पैराग्राफ बना देते हो। दूसरा आप लिखोगे मध्यकालीन भारत, मेडिएवल, तो इसके लिए आप अलग सा पैराग्राफ बना देते हो। तीसरा आप लिखते हो आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया,
तो इसमें आप अलग पैराग्राफ बना लेते हो। बच्चों ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने अगर हिस्टोरिकल एविडेंस आप दे रहे हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, यानी कि एक ही पैराग्राफ के अंदर आपकी ये चीज़ कवर होनी चाहिए। बेफालतू के आप पैराग्राफ बनाओगे, फ्लो टूटेगा तो आपके मार्क्स घटेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, एक पैराग्राफ में अगर आप कोई एक चीज़ लिख रहे हैं तो वो एक ही पैराग्राफ के अंदर कवर होनी चाहिए। ठीक, पहली बात ये है। दूसरा, आप मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिखोगे तो इस पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो टेम्पोरल होता है तो इसमें आप क्या क्या लिखते हैं। इसमें पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। जैसे आपने सपोज महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप इसमें लिखोगे कि हमारे पास्ट में, यानी कि आप लिखोगे वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती थी। ठीक, पहले लिखोगे वैदिक काल में क्या होता है। ठीक, फिर लिखोगे अब वर्तमान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, ये आपका एक पैराग्राफ में आना चाहिए। दूसरा, आप इसमें डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ लिख सकते हो कि या आप इंडिविजुअल तौर पर लिख सकते हैं, फैमिली के तौर पर लिख सकते हैं, सोसाइटी के तौर पर लिख सकते हैं, कंट्री के तौर पर लिख सकते हैं, वर्ल्ड के तौर पर लिख सकते हैं। आपके पास सपोज कोई टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है तो आप उसको लिखोगे ये इंडिविजुअल रूप से किस तरीके से आपके लिए लाभदायक है, फैमिली के तौर पर ये इसके क्या क्या उपयोग हैं, सोसाइटी के तौर पर आप इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसी के साथ देश के लिए इसके क्या क्या उपयोग हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर विश्व के लिए इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका ये कंप्लीट एक पैराग्राफ में कवर होना चाहिए। तीसरा, आप जो अगला पैराग्राफ शुरू कर सकते हो उसमें आप कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसका विकास किस तरीके से हुआ है, फिर वर्तमान में उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वर्तमान में करंट में उसके पास उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है ये भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और इसका समाधान क्या होना चाहिए ये भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अगला एक अप्रोच आती है ऐसे लिखने के लिए, उसको हम कहते हैं पेस्टल अप्रोच। अब पेस्टल का अर्थ क्या है। पेस्टल यानी कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट से यहाँ पर अलग अलग शब्द यहाँ पर निकलेंगे। तो इसमें आप अगर कोई ऐसे की मेन बॉडी लिख रहे हैं तो इसमें आप पी से, यानी कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो आप लिख सकते हैं, यानी कि इसका राजनीतिक पक्ष आप लिख सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल पक्ष आप इसका लिख सकते हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित इसके क्या क्या नुकसान है या पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है ये लिख सकते हैं। फिर सोसाइटल या सोशल, इसका सामाजिक पक्ष आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल पक्ष आप इसका लिख सकते हैं या तकनीकी पक्ष आप इसका लिख सकते हैं। इकोनॉमिकल पक्ष आप इसका लिख सकते हैं, और इसी के साथ लास्ट में लीगल पक्ष आप इसका लिख सकते हैं। ठीक, तो लीगल सिनेरियो में क्या है, इकोनॉमिकल सिनेरियो में क्या है, टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में क्या है, सोशल सिनेरियो में क्या है, और इन्वायरमेंटल सिनेरियो में क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या है। तो आप इस तरीके से अपने ऐसे को लिख सकते हैं। मेन बॉडी में आपको इतने पॉइंट कवर करने जरूरी हैं। ठीक, अब अगला कि आप फ्लो कैसे मेंटेन करें। अब बार बार आपको पूछा जाता है कि इसका फ्लो 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 टूटना नहीं चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसे लिखें जिसमें आपका कहीं भी फ्लो ना टूटे, यानी कि आप इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक आपका जो फ्लो है वो बना रहे, या आपका जो ऐसे है एक ही प्रवाह से बना रहे, कहीं पर भी एग्जामिनर पढ़ते टाइम रुके नहीं। ठीक, यानी कि परत दर परत आपका ऐसे खुलना चाहिए। तो इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ वर्ड यहाँ पर हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लें या इनको आप जरूर लिख लें एक कॉपी में। पहला, आप अगर लिख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके से हैं, आप अपना जो पैराग्राफ है उसको शुरू करते समय सिमिलरली, अगर आपने पैराग्राफ चेंज किया है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की ओर आप जा रहे हो, तो आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली, यानी कि इसी तरह आपने ऊपर का पैराग्राफ लिखा, उससे जोड़ने के लिए जो अगला पैराग्राफ आप लिखोगे उसमें आप लिख सकते हो सिमिलरली, यानी कि इसी तरह, या लिख सकते हो ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, या लिख सकते हो फर्दर मोर और अधिक, या लिख सकते हो एज वेल एज साथ ही। ठीक, या लिख सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रूप से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं सच है, जैसे कि, ठीक, या लिख सकते हैं इन दिस केस, या इस मामले में, या आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या एज एन एग्जाम्पल, या उदाहरण के लिए आप इस तरीके से शब्दों का यूज कर सकते हैं। या आप लिख सकते हो इन द अदर, इन अदर वर्ड, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या आप शुरू कर सकते हैं स्पेसिफिकली, या विशेष रूप से, या आप लिख सकते हैं इवन दो, यानी कि भले ही, या आप लिख सकते हैं एज फार एज, यानी कि जहाँ तक हो। तो आप इस तरीके से शब्दों का यूज कर सकते हैं। या आप लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, या निस्संदेह, तो आप इस तरीके से ये भी यूज कर सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं मोर ओवर, या अपार्ट फ्रॉम, या इसके अलावा। तो आप इस तरीके से भी अपना जो आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं फ्लो मेंटेन करने के लिए, या आप ऊपर वाले पैराग्राफ से इसके संबंध दिखाने के लिए आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। या और कोई भी शब्द आपके पास हैं तो आप उनका भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन आपका किस तरीके से हो, तो कंक्लूजन में आपका हमेशा जो कंक्लूजन है, आपने जो स्टोरी, अगर आपने स्टोरी से शुरू किया है या एनेक्डोट से आपने अपना ऐसे शुरू किया है, तो आपका जो कंक्लूजन होगा तो आप उसी स्टोरी को लास्ट में आप समाप्त करोगे, ठीक, उसी स्टोरी को आप समाप्त करोगे। और उसका जो विजन होगा वो फ्यूचरिस्टिक विजन होगा, या भविष्य में ऐसा हो सकता है, या इस तरीके से कर सकते हैं, या इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपना जो कंक्लूजन है उसको लिख सकते हैं। और ये कंक्लूजन भी आपका लगभग 50 से 100 वर्ड का होगा, ठीक, इतना ठीक है। फिर आपका पहला हमने लिखा स्टोरी को आपको एंड करना है, जो आपने शुरू में स्टोरी लिखी थी उसी को आपको एंड करना है। उसी के साथ आप पोएम लिख सकते हैं, और उसके साथ आप कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं, या आप फ्यूचरिस्टिक विजन देकर के अपना ऐसे समाप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इन 3 तरीके से आप अपना ऐसे का जो कंक्लूजन है या समाप्ति है वो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम कोई ऐसे हमारे पास है तो उसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएं। तो दोस्तों ये पहला जो 10 मिनट का टाइम होगा आप अपने ऐसे के स्ट्रक्चर पर दोगे, और अगर आपने अपना 10 मिनट अच्छे से अपने ऐसे के स्ट्रक्चर पर खर्च किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जो ऐसे है वो बेहतरीन ऐसे होने वाला है। और आप किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले आप पहले 10 मिनट में आप क्या करोगे, जब आप अपने एस्से का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होंगे तो आपको 2-3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं एक एस्से में, आप उनमें से एक टॉपिक चूज कर लेना, ठीक। इसके लिए आप 2-4 मिनट ले सकते हैं, तो आप उस टॉपिक को चूज कर, ठीक। टॉपिक आपने चूज किया, उसके बाद आपके पास आइडियाज होंगे, ठीक। तो इन आइडियाज में आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले टॉपिक लिखा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या क्या भर सकते हैं। आपने लिखा, आपके पास आइडिया आया, 1 आइडिया आया, 2 आइडिया आया, रैंडमली आपके दिमाग में जो भी चलेगा, 3रा आइडिया आया, 4था आइडिया आया, 5वां आइडिया आया। यानी कि आप कौन कौन से पैराग्राफ यहाँ पर लिखने वाले हैं या किन किन पॉइंटों पर आप फोकस करने वाले हैं। जितने भी पॉइंट मैंने ऊपर बताए उनमें से आप किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। सपोज आपने यहाँ पर लिखा कि इसके सोशल इम्पैक्ट क्या है, या आपने लिखा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, आपने लिखा इसी तरीके से कि इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसी तरीके से आपने 6-7 पैराग्राफ यहाँ पर चूज किए, ठीक। अब आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा पैराग्राफ पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, कौन सा लास्ट में लिखना है, ठीक। आपने 7-8 पैराग्राफ यहाँ पर चूज किए कि मेरे जो पॉइंट हैं ये इन पर होने वाले, या मेरा जो पैराग्राफ है पूरा वो इन चीज़ों पर होने वाला है। फिर आप क्या लिखोगे, जो पैराग्राफ आपने लिखे हैं, यानी कि जो आपने 1, 2, 3 लिखे हैं, इनके अंदर भी आप क्या लिखने वाले हैं, इन कीवर्ड को आप वहाँ पर लिख लोगे। यानी कि पहला कीवर्ड क्या होने वाला है, दूसरा क्या होने वाला है, तीसरा क्या होने वाला है, चौथा क्या होने वाला है। यानी कि आप इन पैराग्राफ में भी क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हो। तो इस तरीके से आप उसमें अपने कीवर्ड को लिख लोगे। फिर आपके पास एक अच्छा फ्रेमवर्क आपके पास हो जाएगा कि आप ऐसे को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि इनकी लेयरिंग आपको करनी है। आपने ये 7-8 टॉपिक यहाँ पर 7-8 पैराग्राफ के पॉइंट आपने यहाँ पर लिखे हैं, फिर इनका
जो कीवर्ड है आपने यहाँ पर लिखा है, फिर इनकी लेयरिंग हमको कैसे करनी है। ठीक, इनकी लेयरिंग में क्या होगा, आपने जैसे ऊपर देखा था, अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस दे रहे हैं तो इसमें से एक ही पैराग्राफ में आपका एनिशिएंट आना चाहिए, मेडिवल आना चाहिए या मॉडर्न आना चाहिए। तो अगले पैराग्राफ में आप इसका टेम्पोरल लिख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि ये लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, ये लिख सकते हैं। फिर आप आएंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल तौर पर आपको इनके क्या क्या वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, आपने इतनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, फिर आप इनको मिक्स करोगे। यानी कि आपने जो पैराग्राफ लिखे हैं, टॉपिक आपने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने इस तरीके से लिखा था। अब आप इनकी मिक्सिंग करोगे। जैसे कि आपको नहीं पता था कि ये पैराग्राफ आपका कौन से नंबर पर आप इसको डालने वाले हो, तब आपको ध्यान में आएगा जब आपने सारे एक बार फ्रेमवर्क बना दिया, फिर आपको लगेगा कि मुझे ये वाला पैराग्राफ पहले नंबर पर डालना चाहिए, ये वाला पैराग्राफ दूसरे नंबर पर डालना चाहिए, ये वाला पैराग्राफ तीसरे नंबर पर डालना चाहिए। या आपने देखा मिक्स करना है, आपने देखा सपोज आपके पास टॉपिक है, आपने लिखे थे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने लिखा था। आपको लगा कि जो आपका पहला पैराग्राफ है और जो आपका तीसरा पैराग्राफ है, इसमें आप सेम कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप इन दोनों को मिक्स अप कर सकते हैं। आपको लगा कि आपका दूसरा और पांचवा जो पैराग्राफ है उसमें सेम कंटेंट आप लिख रहे हैं, इनको यहीं पर आप क्रॉस करके ये समझा सकते हो कि हम इनको मिक्स कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक और लाइन तैयार होगी कि आप किस तरीके से इन पैराग्राफ को लिखने वाले हैं और कितने पैराग्राफ आपके पास होने वाले हैं। आपने मिक्सअप किया। अब आपके पास लास्ट टाइम होगा फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर में आपके पास आए, सपोज कुछ पैराग्राफ यहाँ पर आए, आपने इनको फाइनल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। आपने लिखा कि जो ये वाला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक आपका पहले नंबर, ये वाला पैराग्राफ आपके पहले नंबर पर आएगा, ये वाला दूसरे नंबर पर आएगा, ये वाला तीसरे पर आएगा, जो पहले लिखा था ये चौथे पर आएगा, फिर ये पांचवें पर आएगा, ये छठवें पर आएगा, ये सातवें नंबर पर आएगा। इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना जो एसे है उसका मेन बॉडी लिख सकते हो। अब फाइनल में आप क्या करोगे, ठीक, फाइनल आपने लिखा, आपने पूरा सेट कर दिया, पहले पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन, इस तरीके से आपने पूरा सेट कर लिया। फिर उसके बाद आपके पास टॉपिक है, इस टॉपिक का इंट्रो आपके दिमाग में आ गया होगा। आप स्टोरी से शुरू करने वाले हैं, एनेक्डोट से शुरू करने वाले हैं, कोट, पोएम, किस तरीके से भी आप या क्वेश्चन के माध्यम से आप शुरू करने वाले हो, तो आप यहाँ पर इंट्रो लिखोगे। उसके बाद आपके जैसे आप इंट्रो की ओर ध्यान देंगे तो आपका सीधे जहाँ जहाँ पर मैंने क्रॉस किया है इसका मतलब है लिंकेज, यानी कि इनका हम लिंकेज करेंगे। तो आपने देखा इंट्रो आपका कंक्लूजन के साथ लिंक होना चाहिए। यही इंट्रो आपके जो बाकी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं इनके साथ जरूर लिंक होना चाहिए। आपको इस टॉपिक से हटना नहीं है, यानी कि जो टॉपिक आपके पास है उससे हटना नहीं है। ठीक, जैसे हम अभी कुछ हमने एग्जाम्पल आपको दिए थे, कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, आप लोगों ने लिखा है। आप कभी कभी क्या कर देते हो, आपका जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ करके आप दूसरी तरफ चले जाते हो, इससे भी एक फ्लो टूटता है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको अपने स्ट्रक्चर में ये चीज़ें पहले देख लेनी है। आपने टॉपिक का इंट्रो लिखा, इंट्रो टॉपिक से लिंक होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो कंक्लूजन है यहाँ पर, ये भी टॉपिक से लिंक होना चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर में ही हो जाना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखने वाले हो। फिर आपका जो इंट्रो होगा या टॉपिक होगा, इसका जो पैराग्राफ 1 होगा आपस में लिंक होगा, पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 1 के साथ लिंक होगा, पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 2 के साथ लिंक होगा। इसी तरीके से सारे पैराग्राफ एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा निबंध आपका समाप्त हो जाता है और आपको लास्ट में अगर एग्जामिनर आपने मजबूर कर दिया एग्जामिनर को आने के लिए, तो एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देने वाला है, आपके यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अच्छा सा जो आपका स्ट्रक्चर है वो बना देना है। ठीक, बिना स्ट्रक्चर के आपका एसे कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और देख सकते हैं अपना एसे किस तरीके से लिखा है।
जब भी आप अपना एसे लिखोगे तो उसको एक फ्रेमवर्क जरूर देना, एक स्ट्रक्चर जरूर देना। उसके बाद उसको आप रफ कॉपी में जरूर नोट करना जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या नहीं की हैं, क्या क्या पॉइंट और आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उनमें ज़रूर ऐड करना। उसके बाद अपना फाइनल एसे तैयार करना जो लास्ट तक आपके काम आए। ठीक, इस तरीके से आप अपना एसे को कर सकते हो। और उसके बाद जो आपने फाइनल एसे लिखा है वही आप मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद चेक करके मैं और आपको उसमें सजेशन दे सकता हूँ। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके ग्रुप में ही वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, वीडियो को जरूर रिएक्ट जरूर करना। ठीक, उसके बाद मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।